मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं भारतीय जलधाराओं के अध्ययन के क्रम में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे महासागरों में जो जलधाराएं चलती हैं वो हमारे हिंद महासागर में कौन सी हमारी जलधारा प्रवाहित होती है। हिंद महासागर में हमारी कौन सी जलधारा चलती है, इस विषय में हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। कौन सी प्रमुख जलधारा हमारी हिंद महासागर में प्रवाहित होती है और किस रूप में प्रवाहित होती है और उसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, ये विषय है हमारा अध्ययन का। तो हम हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के विषय में देखेंगे। ये हिंद महासागर का आपका कौन सा है? अफ्रीका का तट है और यहाँ पर आपकी एक रेखा होकर के गुजरती है जिसे आप लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और यहाँ पर आपका एक महादेश है, इस महाद्वीप या महादेश का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो इस प्रकार से हमारी ये पूरा का पूरा ये बीच का जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं? हिंद महासागर कहते हैं। ये बीच का जो एरिया है उसे हम हिंद महासागर के रूप में जानते हैं। तो ये विषय सभी विद्यार्थी को नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी कंफ्यूजन को ध्यान में रखना है। इसी हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। एक बात सबसे पहले हम सबको ध्यान में रखना है, जो प्रतिविश्वती जलधारा सभी महासागरों में, चाहे वो आपका प्रशांत महासागर हो, चाहे आप जब हिंद महासागर का अध्ययन कर रहे थे, उस प्रतिविश्वती जलधारा का जन्म और उसका संचलन उत्तरी गोलार्ध में होता था। उसी प्रतिविश्वती जलधारा का संचलन यहां पर हिंद महासागर में कहां पर होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से ये जलधारा हमारी प्रवाहित होती है। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। फिर यहां पर कहीं ना कहीं प्रतिविश्वती जलधारा का संचलन यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में क्यों होता है? अगर इस बात की हम पड़ताल करें तो हमारे सामने आता है कि हमारे हिंद महासागर की टोपोग्राफी, हमारे हिंद महासागर की भूभौगोलिक संरचना ऐसी है जिसके कारण कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा होता है। जो प्रतिविश्वती जलधारा हमारे उत्तरी गोलार्ध में चल रही थी, वही प्रतिविश्वती जलधारा यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। जिस प्रतिविश्वती जलधारा का परिसंचरण कहीं ना कहीं सभी महासागरों में उत्तरी गोलार्ध में होता था, भूभौगोलिक, यहां की भूभौगोलिक संरचना ऐसी है, यहां की जो जियोग्राफिकल सिचुएशंस है इस प्रकार से है कि यहां पर वो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। फिर यहां पर हम लोग देख रहे हैं हमारी एक जलधारा जो हमारे कहीं ना कहीं हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। इस जलधारा को हम कहते हैं विषुवती जलधारा। दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती, इसलिए दक्षिणी हिंद महासागरीय, दक्षिणी हिंद विषुवती जलधारा कह सकते हैं इसको हम। दक्षिणी हिंद विषुवती जलधारा है हमारी ये। यही जलधारा हमारी जब हमारे अफ्रीका के तट से टकराती है, जब हमारे अफ्रीका के तट को स्पर्श करती है, तो इस जलधारा को हम कहीं ना कहीं देखते हैं। जब इस तट को स्पर्श करती है, मोजाम्बिक का तट, और यहां पर हमारा एक द्वीप है जिसे हम मेडागास्कर कहते हैं। इस मेडागास्कर द्वीप से जब हमारी ये जलधारा टकराती है तो इस जलधारा को हम कहते हैं, ये हमारा मोजाम्बिक का तट है। इस मोजाम्बिक के तट से प्रवाहित होने या सोमालिया के तट से प्रवाहित होने की वजह से इसे हम कहते हैं मोजाम्बिक की जलधारा। मोजाम्बिक की जलधारा इसे हम कहते हैं। ये हमारी मोजाम्बिक की जलधारा है। और फिर यही जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक यहां से होकर के मेडागास्कर के इस भाग से होकर के जाती है, इसी कारण से इसे हम कहते हैं मेडागास्कर की जलधारा। मेडागास्कर की जलधारा कहते हैं। फिर ये जलधारा जब हमारी आगे बढ़ती है तो संयुक्त रूप से कहीं ना कहीं ये जलधारा हमारी क्या हो जाती है? मिल जाती है आपस में। जब ये मिल करके फिर आगे प्रवाहित होती है तो इस जलधारा का नामकरण कहीं ना कहीं अबुल हास की जलधारा है। अगुल हास की जलधारा के नाम से इसे हम जानते हैं।
ये हमारी अगुलहास की जलधारा है। यही हमारी जलधारा यहां से फिर मुड़ती है, तो इस जलधारा को हम डॉटेड में बनाएंगे। ये जलधारा जब हमारी यहां से मुड़ जाती है, तो इस जलधारा को हम कहीं ना कहीं, ये जलधारा जब हमारी यहां से मुड़ जाती है तो इसे हम, यही अबुलहास की जलधारा आगे बढ़ती है, यहां मुड़ जाती है, इसे हम कहते हैं हिंद दक्षिणी, दक्षिणी हिंद प्रवाह के नाम से इसे हम जानते हैं। दक्षिणी हिंद प्रवाह आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर के यहां ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराता है, और ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने के बाद यह जलधारा कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है, और आगे बढ़कर के ये जलधारा ऑस्ट्रेलिया के तट को छूते हुए आगे बढ़ती है। इसी कारण से इस जलधारा को हम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को छू करके जाती है जलधारा, इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पश्चिम, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। यह जलधारा हमारी कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हिंद महासागर के सारे सेल को ये जलधाराएं क्या कर देती हैं, कंप्लीट कर देती हैं। तो इस प्रकार से हमारे हिंद महासागर में ये जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से होकर के जाती है, और ये जलधारा हमारी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से जाती है। अधिक आर्द्रता होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट, इस किनारे पर बड़े बड़े मरुस्थलों का विकास हुआ है, बड़े बड़े मरुस्थलों का विकास हुआ है। चाहे ऑस्ट्रेलिया का जो हम पर्थ स्टेडियम देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस मरुस्थल में बनाया गया है। तो इसी जलधारा की वजह से ऑस्ट्रेलिया के इस तट पर कहीं ना कहीं मरुस्थलों का विकास हुआ है। तो ये विषय सभी विद्यार्थियों को नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के, क्योंकि संस्यात विनश्यति, संदेह में नहीं रहना है। तो यहां पर हमारी ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। इस प्रकार से ये हमारा पूरा सेल कंप्लीट होता है। तो यहां पर एक राष्ट्र है, हिंद महासागरी विसुवती जलधारा, इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हिंद महासागरी विसुवती जलधारा है ये हमारी। और यही जलधारा जब हमारी आगे बढ़ती है, तो इस जलधारा को कहीं ना कहीं हम हिंद महासागरी दक्षिण में बड़े इसलिए द जीरो, हिंद महासागरी विसुवती जलधारा, ये हमारी कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, यही वार्म करंट है, हॉट करंट है, यही हमारी हॉट करंट, यही हमारी वार्म जलधारा आगे बढ़ती है। और जैसे ही अफ्रीका के तट से टकराती है, जैसे ही अफ्रीका के तट को स्पर्श करती है, तो इस जलधारा को हम किस नाम से जानते हैं, मोजाम्बिक की जलधारा के नाम से जानते हैं। इसी मोजाम्बिक के पास एक राष्ट्र है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उस राष्ट्र का नाम है सोमालिया। और यह सोमालिया पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अपने डाकूगिरी के लिए विख्यात है। सोमालियन अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लुटेरे इकोनॉमी पर डिपेंड है, लूटपाट से प्राप्त की गई अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। यह हमारी सोमालिया की अर्थव्यवस्था है। यहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, यहां पर कोई अस्थायी सरकार नहीं, इन सारी विसंगतियों से घिरा हुआ राष्ट्र है सोमालिया। और सोमालिया के डाकू पूरी दुनिया में फेमस है। और इस राष्ट्र का दुर्भाग्य कहिए कि इस राष्ट्र में डाकूगिरी करना सम्मान का विषय बना हुआ है। डाकुओं को यहां पर सम्मान दिया जाता है, इसी कारण यहां पर पेशेवर डाकू पैदा होते हैं, जो यहां से गुजरने वाले समुद्री जहाजों को लूटते हैं, और लूटने के बाद सरकारों के साथ फिरौती वसूलने का काम करते हैं, और उस जहाजों में मौजूद संसाधनों को भी लेते हैं। यहां पर सामाजिक मान्यता प्राप्त है।
लेकिन जबकि किसी भी समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये बातें इन सारे के सारे इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऐसी भी अव्यवस्था, ऐसी ही कामोबेश सिचुएशंस आपको कहीं ना कहीं देखने को। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। यही मोजाम्बिक की जलधारा यहां से टकराती है, मोजाम्बिक राष्ट्र शुमालिया से आगे बढ़ते ही मोजाम्बिक राष्ट्र के तट से, इसे मोजाम्बिक की जलधारा कहते हैं। और फिर इधर हमारी मेडागास्कर की जलधारा है। ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम कहते हैं अबुलहास की जलधारा, अगुलहास की जलधारा। और फिर यही अगुलहास की जलधारा हमारी आगे बढ़ती है और यहां पर कहीं ना कहीं हम सब लोग ऐसे डॉटेड डॉटेड देख रहे हैं। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दक्षिणी हिंद प्रवाह। इसी में क्या आकर मिल जाता है, पश्चिमा पवन प्रवाह का ठंडी वायु का झोंका, और इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ठंडी जलधारा हमारी हो जाती है। फिर यही हमारे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराती है। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं की जमीन, कंगारुओं की सरजमी, वहां से टकराती है और फिर आगे बढ़ते हुए हमारी जलधारा कहीं ना कहीं अपने पूरे सेल को कंप्लीट कर लेती है। कंप्लीट द सेल, अपने पूरे सेल को कंप्लीट कर लेती है। और फिर यहां पर हम लोग देखते हैं हमारी ऐसे इस प्रकार से मानसूनी जलधाराएं चलती हैं। इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध की हिंद महासागरीय जलधारा। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध की हिंद महासागरीय जलधारा। यह जलधारा हमारी चलती है और इसका जलधारा का संबंध भारत में मानसून आने से है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे हिंद महासागर में कौन कौन सी हमारी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, किस रूप में प्रवाहित होती हैं। यह विषय सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहां पर हम लोग आज देखेंगे कि जो भी हमारी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं उनके अपने क्या लाभ हैं, उनकी अपनी क्या हानियां हैं, इस विषय को भी हम लोग देखने का यहां पर प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारी जलधाराओं का जन्म आखिर कैसे होता है। तो हमारी जलधाराओं के जन्म के लिए जो हमारी पृथ्वी के अंदर में पहली शक्ति जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति। हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इस कारण से हमारी पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति के कारण हमारी पृथ्वी पर एक क्षेपक बल लगता है। और जब आप किसी कटोरे में पानी लेकर ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, कटोरे को घुमाइए तो जल उसमें ऐसे घूमने लगता है। ठीक उसी तरीके से हमारी पृथ्वी की भूपरपटी पर जल मौजूद है और जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो ये जल भी क्या करने लगता है, घूमने लगता है। और ये जब जल घूमता है तो कहीं ना कहीं जलधारा का जन्म हो जाता है। तो पहला कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी की घूर्णन गति, यह हमारा कारण है जलधाराओं की उत्पत्ति का। दूसरे कारण की अगर हम तलाश करें तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारी पृथ्वी हम लवणता में अंतर, लवणता में अंतर के कारण भी हमारी जलधाराएं चलती हैं। लवणता में अंतर के कारण भी हमारी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। लवणता में अंतर होता है, इस कारण से भी हमारी जलधाराएं इस प्रकार से चलती हैं। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। अगला कारण है हमारी पृथ्वी में जलधाराओं के चलने का, हमारी पृथ्वी पर वायु राशियों का प्रवाह, वायु राशियों के प्रवाह के कारण भी हमारी पृथ्वी पर जलधाराओं का परिसंचरण होता है, हमारी पृथ्वी पर जलधाराएं चलती है। और चौथा कारण है हमारी पृथ्वी की भौगोलिक संरचना।
ये भी कारण है हमारी पृथ्वी पर जलधाराओं के परिसंचरण के लिए, हमारी पृथ्वी पर जलधाराओं के प्रवाहित होने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम जलधाराओं के क्या हानियां हैं और क्या लाभ हैं, इस विषय का विश्लेषण करते हैं। आखिर हमारे समुद्रों में प्रवाहित होने वाली जलधाराओं से हमें क्या लाभ है, हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, इस बात को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। हमारे महासागरों में जो हमारी जलधाराएं प्रवाहित होती है, उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ जो हमें प्राप्त होता है हमारी जलधाराओं से, जो हमें पहला लाभ प्राप्त होता है, वो यहां पर हम सबको देखने को मिलता है। पहला लाभ अगर हम लोग देखें तो ये जलधाराएं हमारे ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी हुई बर्फ को क्या कर देती हैं? स्वच्छ बना देती हैं। बंदरगाहों के विकास के लिए ये जरूरी है। हमारे ध्रुवीय प्रदेशों में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहां पर जमा रहती है बर्फ, यहां पर बर्फ जमा रहती है, और हमारी जलधाराएं जब इन बर्फीलों स्थानों पर जाती हैं, ये विषुवत रेखा है, ये हमारा क्या है? अमेरिका। यहां पर हमारा यूरोप है, और ये हमारा है अफ्रीका। इस प्रकार से ये हमारा है इंडिया, ये हमारा भारत है। तो हम यहां पर देखने का प्रयास करें अगर, तो हम सबके ध्यान में आता है ये जलधाराएं हमारे लिए क्या हैं? बहुत उपयोगी हैं। तो यहां पर हम एक अपनी बड़ी पृथ्वी बना लें और इसको समझें। यहां से हमारे बीचों बीच से होकर के विषुवत रेखा जाती है, और यहां पर हमारा है अमेरिका, और यहां पर हमारा है दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा है यूरोप, और इस तरीके से हमारा है ये अफ्रीका, और ये है हमारा प्यारा भारत, और फिर हमारा यहां पर है क्या? ऑस्ट्रेलिया। हमारी जलधाराएं इन ध्रुवीय प्रदेशों में क्या रहता है? गर्म बर्फ जमा रहता है। लेकिन हमारी जलधारा यहां पर पहुंच करके इन बर्फों को क्या कर देती है? पिघला देती है, इन बर्फों को गला देती है। और जब यहां पर जमी हुई बर्फ पिघल जाती है, तो यहां पर बंदरगाहों का विकास हो पाया है। यहां पर हमारी बड़ी बड़ी नावें जा सकती हैं आराम से, और अपने बंदरगाहों पर लग सकती हैं उसके किनारे। लेकिन अगर यही गर्म जलधाराएं यहां पर ना होती, तो हमारे यूरोप के इस इलाके में, नॉर्वे के आसपास वाले स्कैंडिनेवियाई राष्ट्रों में बंदरगाहों का विकास नहीं हो पाता। लेकिन हमारी नॉर्वेजियन जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है, ये जा करके वहां पर जमी हुई बर्फ को पिघला देती है, और रूस के पास मुर्मुस्क नामक बंदरगाह इसी कारण से विकसित हो पाया है। नॉर्वेजियन जलधारा का इसमें क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। यदि नॉर्वेजियन जलधारा ना होती, तो मुर्मुस्क बंदरगाह और नॉर्वे के तटों पर बंदरगाहों का विकास हो पाना बिल्कुल असंभव था, इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव था। लेकिन इन बंदरगाहों का विकास हुआ है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जलधाराओं का क्या है? अभिनव योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण से यहां पर बंदरगाहों का विकास हो पाया है। तो इस तरीके से जलधाराएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और दूसरे लाभ के तौर पर अगर हम देखें, तो हम सबके ध्यान में आता है यूरोपीय तुल्य जलवायु। यूरोपीय तुल्य जलवायु दुनिया की सभी जलवायु में सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है, और यह जलवायु हमारे यूरोप में पाई जाती है। और इस जलवायु के विकास के लिए भी कहीं ना कहीं हमारी जलधाराएं ही उत्तरदायी हैं, हमारी जलधाराएं ही जिम्मेदार हैं। हमारी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाले, उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली जो हमारी जलधारा है, उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से जो हमारी जलधारा प्रवाहित होती है, जो कि एक वार्म करंट है, यह हमारी जलधारा है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहां यूरोपीय राष्ट्रों में वर्षा के लिए क्या है? जिम्मेदार है। हमारे यूरोपीय राष्ट्र
वर्षा प्राप्त करते हैं इसी गर्म जलधारा से। ये गर्म जलधारा यहां से जल को जलवाष्प में तब्दील करके ये गर्म जलधारा आर्द्रता युक्त पवनों के प्रवाह को जन्म देती है, और यही ह्यूमिडिटी लेकर के, यही आर्द्रता लेकर के ये पवनें आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़कर के यूरोप में यूरोपीय तुल्य जलवायु का विकास करती हैं, जो एक अच्छी जलवायु मानी जाती है, मानव के रहने की अत्यधिक अनुकूल जलवायु मानी जाती है, जिसमें मानव का दिमाग तेज गति से काम करता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे दुनिया के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं इसी ठंडी जलवायु में हैं, यहीं पर पाए जाते हैं, इस वाले एरिया में। ये बातें ध्यान में रखना है। यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास में भी हमारी जलधाराएं क्या कर रही हैं? अपना अभिनव योगदान दे रही हैं। फिर यहां पर हम लोग देखें, जलधाराएं कहीं ना कहीं हमारे अंतरराष्ट्रीय मार्गों के निर्माण में भी योगदान देती हैं। जलधाराएं काफी लंबी चौड़ी होती हैं और इस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय मार्गों का क्या करती हैं? विकास करती हैं। और जलधाराएं हमें अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों के निर्माण के लिए सहयोग करती हैं। ये बातें भी सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय मार्गों के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंतरराष्ट्रीय मार्गों के विकास में अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग के विकास में ये जलधाराएं अपना योगदान देती हैं। और फिर हम अगले लाभ की बात करें, अगले बेनिफिट्स की बात करें, तो हम सबके ध्यान में आता है हमारी जलधारा का अगला लाभ अगर हम देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं जो भी दुनिया के भारत की नहीं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मरुस्थलों का विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे जलधाराओं के योगदान के कारण ही हुआ है। मरुस्थलों के विकास में ये हमारी जलधाराएं योगदान देती हैं। जैसे जब आप दुनिया के मरुस्थलों को देखेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े मरुस्थल दिखाई देंगे। यहां पर अफ्रीका के पास आपको बड़े बड़े, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास आपको बड़े बड़े मरुस्थल, और ये सारे के सारे ठंडी जलधाराओं का क्या है? क्षेत्र है। सभी ठंडी जलधाराएं हैं यहां पर, जिसके कारण से यहां की वायु में आर्द्रता या नमी नहीं रहती है और वर्षा नहीं होती है। 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसी कारण से यहां पर कहीं ना कहीं किसका विकास होता है? मरुस्थल का विकास होता है। डिजर्ट के विकास में हमारी जलधाराएं योगदान करती हैं। कालाहारी का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, या फिर यहां ग्रेट सैंडी, ग्रेट सिप्सन, गिब्सन, ये सारे मरुस्थल आपके जो विकसित हुए हैं। और ये भारत की मरुस्थल का विकास भी कहीं ना कहीं पश्चिमी तटों पर ही होता है, क्योंकि यहां पर हमारी जो जलधारा चलती है वो कैसी जलधारा होती है? ठंडी जलधारा। और ठंडी जलधारा में आर्द्रता की मात्रा जल में, वायु में कम होती है। इसी कारण से ये वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होती हैं, वर्षा नहीं कराते हैं, और इस कारण से ये हमारी जलधाराएं मरुस्थलों के विकास के लिए भी कहीं ना कहीं क्या है? उत्तरदायी हैं। हमारे बंदरगाहों को स्वच्छ बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर ये हमारा बंदरगाह, नॉर्वेजियन जलधारा, हमारी गर्म जलधारा यहां पर ना जाती, यहां पर कहीं ना कहीं बंदरगाहों का विकास यूरोप में नहीं हो पाता। और जब यूरोप में बंदरगाहों का विकास नहीं हो पाता तो यूरोप नेवल पावर के रूप में विकसित नहीं हो पाता। और यूरोप अगर नेवल पावर के रूप में विकसित नहीं हो पाता तो दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के अपने नेवल पावर के बल पर उसने उपनिवेश बनाए थे, तो क्या वो उपनिवेश बना पाता? तो कहीं ना कहीं ये नहीं संभव हो पाता। तो यहां पर हम लोग देखते हैं हमारे यूरोप में नेवल पावर के विकास में भी ये हमारी जलधारा योगदान देती है। अगर यही हमारी जलधारा यहां पर ना जाती तो हमारे समुद्री जहाजों को आकर के यहां पर रुकना पड़ता और यहां से सिर्फ सामान ट्रक के माध्यम से नॉर्वे तक जाता, रसिया के विभिन्न भागों तक जाता। तो जो पार्ले जी बिस्कुट हमें 10 रुपए में मिलता है, वहां पर जाते जाते ट्रक से इसका रेट क्या हो जाता? बढ़ जाता। तो कहीं ना कहीं जलधाराएं हमारे लिए कहीं न कहीं उपयोगी हैं,
कहीं ना कहीं लाभप्रद हैं। तो इस तरीके से ये बातें ध्यान में रखना है। जलधाराएं जब हमारे समुद्रों में चलती हैं तो हमारे कहीं ना कहीं जिन्हीं जलधाराओं की वजह से हमारे जल, समुद्र के जल आपस में क्या होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। कम लवणता, ज्यादा लवणता, ये सब आपस में इंटरमिंगल होते रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, लाभप्रद है। यहां से बर्फ पिघल पिघल करके समुद्रों की लवणता को क्या करते रहते हैं, कम करते रहते हैं। और जो यहां से समुद्र, बड़े बड़े हिमखंड आते हैं, बड़े बड़े हिमखंड आते हैं, इसी से टकराने की वजह से यहां पर कहीं ना कहीं टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। टाइटैनिक जहाज, ये हिमप्लावी सेल से टकरा गया टाइटैनिक जहाज, और टकराने के बाद खंड खंड बिखर गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा हिमखंड था। उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका ठीक से, और उस हिमखंड से जाकर टकरा गई जहाज, और टाइटैनिक खंड खंड हो गई। और ये मृदुजल के रूप में कहीं ना कहीं यहां पर मिल करके इसके लवणता को कम करते हैं, समुद्र की लवणता को। और ये सब किससे आते हैं, इन्हीं जलधाराओं के माध्यम से आते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। जलधाराओं के माध्यम से हमारे प्लैंकटन, जीव और वनस्पति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं, और जहां पर प्लैंकटन पाए जाएंगे वहां पर मछलियों का उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि इन्हीं प्लैंकटन को हमारे जीव जंतु, आपसे चर्चा हुई है, उसको खाते हैं। और फिर हम लोग देखें, जहां पर हमारी गर्म और ठंडी जलधारा करके आपस में मिलती है, यहां से गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से लेब्राडोर की जलधारा जहां पर आकर के मिलती है, वहां पर किसका विकास होता है, मत्स्य इकोनॉमी का विकास होता ही है। और साथ ही साथ यहां की डिमेरिट्स है, यहां पर फ्रंट बनता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर किसका विकास होगा, कोहरे का विकास होता है, और यहां कोहरा और धुंध छाया रहता है। इस कारण से इस क्षेत्र की यात्रा करने के दौरान यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम धुंध की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि यहां पर कोहरा और धुंध क्या रहेगा, छाया रहेगा, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आकर के आपस में मिलती हैं। तो ये धुंध और कोहरे का भी निर्माण करती है हमारी जलधाराएं। हमारी जलधाराएं गर्म और हॉट करंट, वार्म एंड कोल्ड करंट जहां पर आकर के मिलती हैं, वहां पर कहीं ना कहीं प्लैंकटन, वनस्पति का विकास होता है, ये भी कहीं ना कहीं। और हमारी मछलियों के विकास के लिए उच्चतम दशाएं पाई जाती हैं। यूरोपीय तुल्य जलवायु के लिए उत्तरदायी है ये हमारी गर्म जलधारा। यही हमारी गर्म जलधारा जब जाती है, इसे हम कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, और यही हमारी यूरोप में वर्षा कराती है। तो यूरोपीय तुल्य जलवायु का निर्माण करती है। और फिर यहां पर हम लोग देखें, जल मार्ग, राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण जल में करने के लिए हमारी जलधाराएं क्या करती हैं, हम सबका सहयोग करती हैं। हमारे जिन तटों पर बर्फ जमा है, जिन ध्रुवीय प्रदेशों में बंदरगाहों का विकास नहीं हो सकता है, उन प्रदेशों में ये जलधाराएं पहुंच करके हमारे तटों पर जमी हुई बर्फ को पिघला देती हैं। और जब ये पिघला देती हैं, हमारे बंदरगाहों का विकास हो जाता है। और जब हमारे बंदरगाह विकसित हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अन्य आर्थिक गतिविधियां क्या हो जाती हैं, संचालित होने लगती हैं। और बंदरगाहों के ऊपर ही हमारा सारा आयात निर्यात ज्यादातर डिपेंड होता है। इस विषय को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर यहां पर ये नॉर्वेजियन जलधारा ना जाती, ये नॉर्वेजियन जलधारा है, आप सभी को बताया गया है, इसको अपना बार बार देखते रहिए, नॉर्वेजियन जलधारा है। यही जाकर के नॉर्वे के तट पर जमी हुई या मुर्मुस्क बंदरगाह जो रसिया में, वहां पर जमी हुई बर्फ को पिघला देता है। और जब वहां की बर्फ पिघल जाती, तट स्वच्छ हो जाते हैं, सब नाव वगैरह आसानी से वहां पर आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से जलधाराएं हमारे लिए लाभप्रद भी होती हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं जलधाराओं के कारण ही महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मरुस्थलों का विकास हुआ है। तो ये हमारे मरुस्थलों के विकास के लिए भी कहीं ना कहीं क्या है, जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कोल्ड करंट हैं। और कोल्ड करंट होने की वजह से इनमें आर्द्रता की मात्रा कम है, नमी की मात्रा कम है, इसी कारण से ये वर्षा नहीं करा पाती हैं। और जब यहां पर वर्षा नहीं करा पाती हैं, तो यहां पर किसका विकास होगा, मरुस्थलों का विकास होता है। तो इस तरीके से हमारी जलधाराओं से हम सब बहुत सारे लाभ भी प्राप्त करते हैं।
उन लाभ को हमको क्रमशः ध्यान में रखना है कि हमारी जलधाराओं से हम क्या लाभ प्राप्त करते हैं, हम क्या बेनिफिट्स प्राप्त करते हैं, हम उससे कैसे अधिकतम तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। इस विषय को सभी विद्यार्थी को बेहद कॉन्सेप्चुअल आधार पर ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का विकास हो, मरुस्थलों का विकास हो, बंदरगाहों का विकास हो, या फिर हम देखें यहां पर कहीं ना कहीं हमारी जलधाराओं की वजह से ही हमारी मछली उत्पादन केंद्रों का विकास हुआ है, ग्रैंड बैंक और चार्ज बैंक का विकास हुआ है, जहां पर पूरी की पूरी मछलियां व्यापक पैमाने पर मौजूद होती हैं और वहां पर मछुआरे पहुंचते हैं और सीधा मछलियों को कैच करते हैं और उसे ला करके फैक्ट्रियों में उनकी प्रोसेसिंग करते हैं और दुनिया के विभिन्न भागों में इनका क्या किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है उच्चतम पैमाने पर। बहुत व्यवसायिक स्तर पर यहां मछलियां पकड़ी जाती हैं और उनका इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं मछलियों के उत्पादन में भी ये क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। मछलियों के उत्पादन में भी अपना क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। इस विषय को ध्यान में रखना है। हिमशैल हमारे जल को क्या बनाते हैं, मृदु बनाने का काम करते हैं। छठवां अगर देखें तो हिमशैल हमारे समुद्री जल की लवणता को कम करने का काम करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं। और हमारे जल में जब ये जलधाराएं चलती हैं तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, इनकी वजह से ही जब हमारी जलधाराएं चलती हैं हमारे महासागरों में, इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इनकी वजह से ही अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का विकास। जब जलधाराएं हमारी चलती हैं हमारे समुद्र में एक उद्वेलन मचता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे समुद्रों में मौजूद पादाप और यहां पर तमाम रिसोर्सेस का भी क्या होता है, विकास होता है। तो इस विषय को भी ध्यान में रखना है। तो ये है जलधाराओं के अपनी हानि और लाभ। तो इस तरीके से, और फिर यहां पर हम लोग देखें जलधाराओं के आपस में मिलने की वजह से किसका निर्माण होता है, सातवें लाभ के रूप में अगर हम देखना चाहें तो जलधाराओं के आपस में मिलने की वजह से किसका विकास होता है, जलधाराओं के आपस में मिलने की वजह से ही, जलधाराओं के आपस में मिलने की वजह से किसका विकास होता है, यहां पर हम लोग देखें तो जलधाराओं के आपस में मिलने की वजह से ही यहां पर फ्रंट बनता है, कोहरे का विकास होता है। कोहरों का विकास होता है। ये कहीं ना कहीं क्या है, डिमेरिट्स है हमारे लिए। ये हमारी समुद्री परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम जब इस विषय को देखते हैं तो ये हम सबके ध्यान में आता है कि ये हमारे समुद्री परिवहन में क्या है, बाधा है। दो हमारे डिमेरिट्स हैं और बाकी कहीं ना कहीं हम लोग यहां पर लाभ के तौर पर देखते हैं। मरुस्थलों का विकास होना भी कहीं ना कहीं क्या है, डिमेरिट्स है। हमारे बड़े बड़े भूखंड मरुस्थल में तब्दील हो जाते हैं इन्हीं जलधाराओं की वजह से। तो हमें इस तरीके से मेनी डायमेंशनल, बहुआयामी दृष्टिकोण से इस विषय को समझने, जानने और उस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका लेवल निरंतर रूप से बढ़ रहा है। इसलिए हमें उस लेवल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब हम उस लेवल को अचीव करेंगे तब हमारे प्रश्न कहीं हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, हमें कोई और किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।